हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या का जो थर्ड पार्ट है वो देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने 2 पार्ट्स देखे हैं, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से, परंतु अब इस बात का निर्णय हो गया है कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों एक भाषा नहीं है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि क्यों हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 7वीं शताब्दी से प्रारंभ करें या 10वीं शताब्दी से प्रारंभ करें, ये थोड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि जब कंक्लूजन में बताया गया है कि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो यहाँ पे ये सब क्यों बताया गया है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि ये सब एक कहानी जैसा है, ठीक है। मतलब कोई लड़का या लड़की होती है किसी घर में, तो वो एक ही बार में बड़ी या बड़ा नहीं हो जाता है ना। तो उसका विकास कैसे हुआ ये समझना आवश्यक है, इसलिए ये सब दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट्स हमने बना लिया, तो फिर हम जब रिवाइज कर रहे हैं तो कितना हमको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। इसलिए नोट्स थोड़ा यहाँ पे लिख लेना चाहिए। चलिए, तो अपभ्रंश और हिंदी दोनों एक भाषा नहीं है, ऐसा अभी जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाओं को एक मानते हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ग है अभी भी, लेकिन अधिक लोग ऐसा मानते हैं कि दोनों ही अलग अलग भाषाएं हैं। यही कंक्लूजन है, ठीक है। निश्चय ही अपभ्रंश हिंदी की जननी है। उससे न केवल हिंदी, जबकि उत्तर भारत की और भी कई भाषाएं विकसित हुई हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस मत का दृढ़ता से खंडन किया है कि हिंदी और अपभ्रंश एक है। तो अब भाषा विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र के प्राय सभी विद्वान ने यह मत स्वीकार कर लिया है कि अपभ्रंश और हिंदी एक नहीं है, और इसके साथ ही अलग अलग भाषाएं, मतलब ये दोनों ही अलग हैं, ऐसा मानते हैं सब। यहाँ पे सब कहने से अच्छा होगा कि अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे अभी भी लोग हैं जो मानते हैं कि दोनों एक ही भाषा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों ही अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में ठीक ही दिया गया है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, यहाँ पे मतलब थोड़ा वाद विवाद हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप देखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो वाद विवाद के बहुत सारे विषय आपको मिल जाएंगे। तो आंसर लिखते समय भी आपको उसी बात का ध्यान रखना है कि क्या वाद विवाद हुआ है, उसका विवरण देना है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि दोनों भाषा एक है या अलग अलग है, उसको बताओ ठीक से, ऐसा नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या वाद विवाद उठा था, ठीक है। इस प्रकार से हमको विवरण देना है यदि कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ऐसा, अतः तो इस प्रकार अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखिए थोड़ा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मतलब यहाँ पे काल विभाजन के संदर्भ में तो दोनों 10वीं शताब्दी को ही प्रारंभ मानते हैं, लेकिन बहुत सारे विषयों में दोनों में बहुत ही मतभेद है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोनों का ही जो विचार है वो थोड़ा अलग ही होता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के विरोध में बहुत सारे विचार रखते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली विरोध नहीं है, लेकिन उनका वो कहते हैं ना, विचार थोड़ा अलग है। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का साहित्य
अपभ्रंश से भिन्न भाषा का साहित्य है, मतलब हिंदी का साहित्य है। ठीक है। वस्तुतः इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों के पूर्व रूप की झलक मिल जाती है। इस कारण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि 7वीं शताब्दी से कुछ लोग क्यों प्रारंभ मानते हैं और 10वीं शताब्दी से कुछ लोग क्यों हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं, इसके बारे में हमने अभी कंक्लूजन में जाना है। और यहाँ पे हमने इस निश्चय पर मतलब हम इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि अधिकतर लोग 10वीं शताब्दी को ही इसका प्रारंभ मानते हैं कुछ कारणों से, जैसे भाषा का रूप हो सकता है या साहित्यिक रचनाओं का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से हुआ। इस कारण से बहुत से लोग 10वीं शताब्दी को ही मान के चलते हैं। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल का एक मैं काल विभाजन आपको बताना चाहूँगा। हाँ, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। आप जैसे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो ये इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। इसको थोड़ा याद कर लीजिए। ये संवत में ही हम अधिक रूप से काल विभाजन करते हैं, संवत। ठीक है। संवत 1050 से 1375 तक, फिर संवत 1375 से 1700, 1700 से 1900, इस प्रकार काल विभाजन होता है। लेकिन बहुत से लोग 1984 को मतलब यहाँ पे डैश लगा देते हैं, ईयर नहीं लिखते हैं, क्योंकि आधुनिक काल तो अभी चल रहा है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। ठीक है। इसलिए 1984 नहीं लिखते हैं बहुत लोग। ठीक है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का ये काल विभाजन है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सन में दिया गया, सन में यहाँ पे वर्ष दिया गया है या संवत में। ठीक है। तो यहाँ पे हम संवत को ही अधिक रूप से लेते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में लिखते टाइम आप संवत लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सम का मीनिंग होता है संवत। ठीक। तो वीरगाथा काल है पहला, फिर भक्ति काल आता है, रीति काल, आधुनिक काल। इस प्रकार विभाजन हुआ। ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।